ध्यान देना, स्टार्ट करते हैं। चलो बात नहीं, जो डिस्कशन करना है कैपिटल गेन, ठीक है। सेक्शन याद रखना है, सेक्शन नंबर कौन सा, तो एक याद रखना है, 2 क्लॉज कौन सा, 47, एंड एक आपको याद करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज कौन सा, 14। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 का, उसमें उन्होंने डिफाइन क्या करके दिया है, कैपिटल असेट्स, एंड 2 क्लॉज 47 की बात करें तो उन्होंने क्या डिफाइन करके दिया है, तो ट्रांसफर की डेफिनेशन डिफाइन करके दी है। सो जैसा कि आपको पता होगा कि कैपिटल असेट की जो डेफिनेशन है, तो कैपिटल असेट में कौन से सेक्शंस, मतलब कैपिटल असेट में कौन सी प्रोविजंस कवर होती है, तो उसमें 2 लिस्ट थी कैपिटल असेट की, एक तो थी नेगेटिव लिस्ट और एक थी कौन सी, पॉजिटिव। तो आपको ये बताया था कि नेगेटिव लिस्ट याद रख लोगे तो हो जाएगा। नेगेटिव लिस्ट में क्या क्या आएगा, तो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट नहीं हो सकता, तो अगर आप स्टॉक इन ट्रेड को बेचोगे तो क्या लगेगा, पीजीईटी इनकम होगा, और कैपिटल गेन इनकम नहीं हो सकता। उसके बाद आपको बताया था कि अगर आप क्या बेचते हो, पर्सनल इफेक्ट्स बेचते हो, तो पर्सनल इफेक्ट्स के ऊपर भी कोई कैपिटल गेन लगता नहीं है। उसके बाद हमने डिस्कस ये किया था कि एग्रीकल्चर लैंड इफ इट इज सिचुएटेड इन विच एरिया, रूरल एरिया, तो उसके ऊपर भी कोई कैपिटल गेन लगता नहीं है। बाकी जितनी भी एसेट मिलती है दिखती है, उन सब पे क्या लगा देने का, टैक्स लगा देने का, ठीक है। इसमें एक पॉइंट जो आपको ये ध्यान रखना है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, किस तरह से कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना है। अभी ना इसमें कोई मर्ज क्वेश्चन नहीं आता है, एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट होता है, उसका सम वो लोग बना के आपको पूछते हैं, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 सारी प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो डिस्कस करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। तो कैपिटल गेन गिनने के लिए आपको सबसे पहले कौन सी वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो क्वेश्चन में आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दे रखा होता है। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको एक्चुअल वाला नहीं लेना होता है, नोशनल वाला लेना होता है। जैसे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, मतलब स्टॉक को आपने, मतलब कैपिटल असेट को किसमें कन्वर्ट करना, तो जिस दिन तुम कन्वर्जन करते हो उस दिन जो मार्केट वैल्यू होती है वही तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाता है। जिस दिन तुमने क्या किया, कन्वर्जन किया, उस दिन पे जो मार्केट वैल्यू होगा वही तुम्हारा क्या बनेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से आपको क्या माइनस करना है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कर दो क्या, और उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस। अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या ध्यान रखना है दोस्तों,
कि आपको क्वेश्चन में ये चेक करना पड़ेगा कि जो असेट बेची है वो कब बेची गई है। अगर वो 23 जुलाई या उसके बाद बेची गई है तो आपको इंडेक्सेशन देना नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन देने से क्या बोल दिया, ना बोल दिया। बट अगर मान लो कि कोई भी कैपिटल असेट कब तक बेची गई है, 22 जुलाई तक, तब तक 22 जुलाई, तो आप उस केस में आप क्या दे सकते हो, इंडेक्सेशन दे सकते हो, प्रोवाइडेड उस असेट के ऊपर इंडेक्सेशन मिलता हो। अगर नहीं मिलता होगा तो नहीं देना है। जैसे आपको पता भी होगा कि इंडेक्सेशन सिर्फ और सिर्फ कौन सी असेट के सामने मिलता है, लॉन्ग टर्म के सामने। मतलब शॉर्ट टर्म होगा तो वैसे भी इंडेक्सेशन मिलता नहीं। तो जो भी आपका लॉन्ग टर्म असेट होगा उसके सामने इंडेक्सेशन देना है, और किसी के सामने इंडेक्सेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरी क्या चीज ध्यान रखनी, इंडेक्सेशन गिनने के लिए आपके पास इंडेक्स वैल्यू होनी चाहिए। तो इंडेक्स वैल्यू आपको क्वेश्चन में उन्होंने दे ही रखा होगा, आपको अलग से कोई एफर्ट लगाने की जरूरत है नहीं। याद है तुमको ये? ठीक है, तो मान लो, अभी याद रखना, कैपिटल असेट को किस में कन्वर्ट किया, स्टॉक इनकम। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू। कौन से दिन का, जिस दिन आपका कन्वर्जन होता है। पर टैक्स कौन से ईयर में लगेगा, जिस ईयर में कन्वर्जन किया है उस ईयर में, कि जिस ईयर में वो कन्वर्टेड असेट को बेचा है। जिस ईयर में कन्वर्टेड असेट को बेचा है मतलब वो स्टॉक जब तुम बेचोगे तब टैक्स लगेगा। मतलब मान लो स्टॉक बेच ही नहीं रहे हो तो टैक्स लगेगा नहीं। जितना स्टॉक बेचोगे उतना ही कैपिटल गेन लगेगा। मतलब क्या होता है, मान लो तुमने 50% स्टॉक बेचा। कितना परसेंट स्टॉक बेचा, 50। तो 50% स्टॉक बेचोगे तो कितना टैक्स लगेगा, 50%। नेक्स्ट ईयर जाके और स्टॉक बेचा तो जितना स्टॉक बेचोगे उतना क्या लगता जाएगा, कैपिटल गेन लगता जाएगा। ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कॉल्ड कंपलसरी एक्विजिशन, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी किस में चली जाती है, कंपलसरी एक्विजिशन, तो जिस ईयर में कंपलसरी एक्विजिशन का ऑर्डर आता है उस ईयर में टैक्स लग जाता है। लग जाता है ना, बट हम टैक्स कलेक्ट कब करेंगे, जिस ईयर में कॉम्पनसेशन क्या होता है, रिसीव। मतलब मान लो कि प्रॉपर्टी का ऑर्डर बहुत साल पहले आया था, मतलब आज से 3 साल पहले आया था, बट पेमेंट आज मिला है, तो टैक्स हम कब लेंगे, 3 साल पहले क्या आज। बट वो टैक्स का कैलकुलेशन कौन से ईयर में कर देंगे हम, तो टैक्स का कैलकुलेशन हम कौन से ईयर में कर देंगे, तो जिस ईयर में वो कंपलसरी एक्विजिशन का क्या आया था, बोलो, ऑर्डर आया था ना, उसी ईयर में हमको क्या लगा देना है, टैक्स। बट टैक्स का रिकवरी कब होगा, जिस ईयर में हमको कॉम्पनसेशन रिसीव। याद रहे, उसमें कॉन्सेप्ट था कॉल्ड कंपलसरी एक्विजिशन में था, एक कॉन्सेप्ट था एनहांस कॉम्पनसेशन। एनहांस मतलब क्या होता है कि आपको कॉम्पनसेशन मिला, आपको कॉम्पनसेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है, तो आप जाके क्या करोगे, कोर्ट में केस कर दोगे। कोर्ट में केस करोगे और अगर मान लो कि आपको एनहांस कॉम्पनसेशन कोर्ट ने आपके फेवर में ऑर्डर दे दिया है, तो जिस ईयर में कॉम्पनसेशन मिलेगा उस ईयर में क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। वापस रिपीट करता हूँ, जिस ईयर में क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, उस ईयर में क्या लगा देंगे, टैक्स। और उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ऑब्वियस है ना, इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपको कॉम्पनसेशन लेट मिला होगा ना, तो 3-4 साल लेट मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कौन से एंड में टैक्सेबल होता है, आईआरएस। उसमें भी आपको पता होगा कि 50% का क्या मिलता है, 50% का क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है आईआरएस के अंदर। समझ लो, कैपिटल गेन के अंदर मिलता नहीं। ये था कंपलसरी इक्वेशन। नंबर 3, मान लो कि आपने एक प्रॉपर्टी बेची है, ठीक है, उसमें तुमने एडवांस मनी ले रखा है। कौन सा मनी ले रखा है, एडवांस। तो अगर वो एडवांस मनी का फोर फीचर होता है, फोर फीचर मतलब आपने एडवांस मनी लिया, फिर प्रॉपर्टी का सौदा क्या हो गया, कैंसिल। तो वो जो भी एडवांस मनी आपने लिया होगा वो एडवांस मनी हमको क्या करना है, टैक्सेबल करना है। कौन से हेड में टैक्सेबल करना है, तो डिपेंड करता है कि वो एडवांस मनी कौन से ईयर को रिलेट करता है। अगर वो बहुत पुराना एडवांस मनी है, जैसे मान लो 2013-14 से पहले का एडवांस मनी, तो उसको मैंने क्या बोला था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या कर दे, माइनस। पर अगर वो बाद में मिला है तो उसको आपको क्या करना है, आया तो इसमें स्ट्रेट अवे क्या कर देना है, टैक्सेबल। डन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि लाइक अगर मान लो कि आपने अपना प्रॉपर्टी लिक्विडेशन में बेचा है, तो लिक्विडेशन के टाइम पे क्या, सेक्शन नंबर 46 याद करो। सेक्शन नंबर 46 में क्या होता है, जब लिक्विडेशन होता है तो कंपनी के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगता है। टैक्स किसके हाथ में लगेगा दोस्तों, शेयर होल्डर। वापिस रिपीट करूँ मैं, क्या बोला मैं, कंपनी के हाथ में टैक्स लगेगा कि शेयर होल्डर के हाथ में, शेयर होल्डर के हाथ में हम लोग क्या लगा देंगे, टैक्स लगाएंगे। कंपनी के हाथ में कोई टैक्स लगेगा नहीं। उसके अंदर मैंने आपको ना ट्विन सेक्शंस बताए थे। एक आपको बताया होगा सेक्शन नंबर कौन सा,
46 एंड एक उसके साथ साथ जो हमको करना होता है सेक्शन नंबर 222 कौन सा, सी। ये दो सेक्शन आपको बताए, एक था 46 और दूसरा कौन सा था 222 कौन सा, सी। 222 सी में आपको क्या समझाया था, तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कॉल्ड व्हाट, डीम्ड डिविडेंड। तो आपको क्या करना है, सेक्शन नंबर 46 ये आ सकता है एग्जाम में इस बार, आपको क्या ध्यान रखना है, सेक्शन नंबर 46 में टैक्स कौन पे करेगा, शेयर होल्डर। कंपनी टैक्स पे नहीं करते होगी, उसका रीजन आपको बता रखा है कि कंपनी खुद का असेट शेयर होल्डर को दे रहा है कि शेयर होल्डर का असेट ही शेयर होल्डर को दिया जा रहा है। मतलब कंपनी जो है वो असेट का ओनर है कि सिर्फ कस्टोडियन है, कस्टोडियन। तो हम हमारा असेट नहीं दे रहे शेयर होल्डर को, दिस इज समथिंग विच बिलोंग्स टू शेयर होल्डर एंड वी आर गिविंग बैक टू द शेयर होल्डर। ठीक है, तो हु विल पे टैक्स, अभी शेयर होल्डर को क्या मिला और क्या गया, शेयर होल्डर का क्या गया, तो शेयर होल्डर का जो कंपनी के अंदर क्या था, शेयर्स था, वो चला गया। इज एन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ कैपिटल असेट। याद होगे ट्रांसफर के डेफिनेशन, सेल, फिर क्या था ट्रांसफर में सेल एक्सचेंज, फिर क्या रिलिंक्विशमेंट था, एक्सटिंग्विशमेंट था, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड था, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ क्या था, प्रॉपर्टी था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तो आपके शेयर्स चले गए ना, शेयर्स के बदले में तुमको क्या मिला हो, शेयर्स के बदले में आपको असेट्स मिले। कब मिली है असेट्स, अभी मिली कि लिक्विडेशन के टाइम पे मिले थे? तो आपको क्या करना है, जो भी असेट आपको मिला है टोटल वैल्यू ऑफ असेट, अभी टोटल वैल्यू ऑफ असेट में या तो आपको कैश मिला हो सकता है, तो कैश मिला है तो कैश ले लो, और अगर कैश नहीं मिला है तो क्या ले लो, क्या ले लो, एफ एंड, मतलब अदर असेट मिली है तो अदर असेट का क्या लेना पड़ेगा बोलो, तो अदर असेट्स का आप क्या ले लोगे, एफ एंड। इन दोनों को क्या कर दे, ये जो आपका कैश आया प्लस आपका क्या आया, एफ एम भी आया, इन दोनों का टोटल कर दे। टोटल करने के बाद क्या करना है, तो मैंने आपको बोला था टोटल करने के बाद जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है कौन सा वाला, क्योंकि डिविडेंड का मतलब तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है ना। तो टू दी एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उसको माइनस कर, जैसे मान लो कंपनी के पास 40 लाख का प्रॉफिट पड़ा है और कंपनी ने 60 लाख की एसेट डिस्ट्रीब्यूट की है, तो 40 लाख रुपए तो बेटा ऑलरेडी आईएफओएस में टैक्सेबल हो गए ना, तो अनटैक्स कितने रहे, 20 लाख। तो 20 लाख जो अनटैक्स रहे हैं वो कैपिटल गेन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गए। समझ आ रहा है कि ऊपर से, बट मान लो आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 40 लाख था पर आपने असेट डिस्ट्रीब्यूट किए 35 लाख की, तो कैपिटल गेन में कुछ भी आएगा नहीं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जीरो हो जाएगा, और फिर वो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा ना वो आपका पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि ऊपर से जा रहा है कि 60 लाख का असेट मिला, ऑलरेडी कितने पे टैक्स ले लिया होगा आईएफओएस में, 40 लाख, तो 20 लाख रुपए आपका क्या रहा, कैपिटल गेन में क्या बनेगा बोलो, फुल वैल्यू ऑफ क्या बनेगा कंसिडरेशन, उसमें से क्या माइनस करना है, जो आपका शेयर्स का कॉस्ट होगा, क्योंकि शेयर्स तो एक्सटिंग्विश हो गए ना, तो शेयर्स का जो कॉस्ट होगा वो आपको क्या करना है, माइनस। और लिक्विडेशन के टाइम पे जो असेट आपको मिली अगर आप उसको फर्दर ट्रांसफर करते हो, मतलब मुझे लिक्विडेशन के टाइम पे जो असेट मिली उसको मैं फर्दर ट्रांसफर करता हूँ, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर लूंगा, नहीं एफएमवी जो होगा ना असेट का वो लूँ। एफएमवी मतलब जो लिक्विडेशन के टाइम पे जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा उसको मैं कंसिडर कर लूँ। फुल फ्लेज सम बन सकता है 60 मार्क्स का, और बहुत डिफिकल्ट सम बनाएंगे वो लोग, अगर पूछा तो क्या याद रखना है आपको, नंबर वन, फाइंड आउट द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिलेगा, इट डिपेंड्स कि कितनी वैल्यू हमने 222 सी में ऑलरेडी टैक्सेबल कर दी है। 222 सी किसका है, डीम्ड डिविडेंड, तो उसमें डीम्ड डिविडेंड में कितना टैक्सेबल होता है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ विच प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो तुमको मान लो मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मुझे 60 लाख रुपीज की असेट मिली है, कितने की असेट मिली है, 60 लाख रुपीज, उसमें से 40 लाख रुपए ऑलरेडी क्या हो चुका है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑलरेडी क्या हो चुका है, टैक्सेबल हो चुका है, तो 20 लाख रुपए अनटैक्स रह गया ना, तो 20 लाख रुपए जो अनटैक्स रहा वो मेरा क्या बनेगा, फुल वैल्यू। याद रखोगे तुम लोग, के ऊपर से जा रहा है, आ गया ना तुमको समझ में, ठीक है। तो ये था सेक्शन नंबर कौन सा, ये था सेक्शन नंबर कौन सा, 46। 46 वर्सेस, सॉरी एंड कौन सा, 222 कौन सा, सी। फिर आ सकता है दोस्तों स्लम सेल, ठीक है। सेक्शन नंबर आपको बताया ना 50 बी करके एक सेक्शन होगा,
ठीक है। स्लम से क्या होता है? स्लम से कि आपने अपने बिजनेस को क्या कर दिया? बेच दिया। असेट को नहीं बेच, पूरा का पूरा बिजनेस ही बेच दिया। तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपको पेमेंट मिला और जो उस बिजनेस का मार्केट वैल्यू होगा, विच एवर इज, क्या लेना है? मैं वापस रिपीट करता हूँ, जितने में भी आपने बिजनेस को बेचा और जो उसका क्या होगा मार्केट वैल्यू, विच एवर इज, क्या लेना है? फिर उसमें से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसको आप लोग नेटवर्थ बुलाते हो। क्या बुलाते हो? नेटवर्थ। नेटवर्थ गिनने के टाइम पे क्या ध्यान रखें? तो नेटवर्थ मतलब जो रियल वर्थ होगी वही गिननी। असेट माइनस क्या? लायबिलिटीज। असेट्स में ऐसी असेट्स जिसके ऊपर आपने 100% डिडक्शन ले लिया है, तो उसको जीरो वैल्यू पे ले। कौन सी वैल्यू पे ले? जीरो। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको वापस से उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे लूंगा तो दो बार कॉस्ट माइनस किया। एक बार कैपिटल गेन में माइनस किया और एक बार वहां माइनस किया जहां पे तुमने 100% रिडक्शन लिया है। तो आपको क्या करना है? एसेट की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? जीरो। अगर क्या होगा? 100% रिडक्शन लिया। अगर आपका डेप्रिशिएबल एसेट है तो ब्लॉक का वैल्यू ले ले। कौन सा वैल्यू ले ले? ब्लॉक का वैल्यू। और अगर मान लो अदर एसेट्स है तो बुक वैल्यू ले। क्या ले लेना है? बुक वैल्यू। अगर किसी एसेट पे आपने अंडर वैल्यूएशन किया है या ओवर वैल्यूएशन किया है, मतलब रिवैल्यूएशन किया है ऑफ एसेट, तो उसको पूरी तरह से क्या करें? इग्नोर करें। इग्नोर करें बोले तो उसको क्या करना है? आपको उसकी वैल्यू को रिवाइज कर देना। मतलब मान लो एक एसेट है जिसकी अंडर वैल्यूएशन करके वैल्यू कर दी 40 लाख रुपए, तो हमको क्या करना है? अंडर वैल्यूएशन हुआ था 5 लाख, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 45। तुमको लेना कितना पड़ेगा? बोलो 45 पड़ेगा। तो अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन होगा तो उसको हम पूरी तरह से क्या करेंगे? बोलो इग्नोर करेंगे। समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ठीक है ना? तो ये तुमको ध्यान रखना है। लेकिन मैंने आपको उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट इसमें और भी समझाया था नेटवर्थ के लिए। याद करो आप लोग कि अगर आपने ओवरऑल बिजनेस बेचा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर मान लो आपने इंडिविजुअल बिजनेस बेचा है तो इसका सब नहीं पूछेगा इंस्टीट्यूट। इंडिविजुअल बिजनेस मतलब अपने 3-4 बिजनेस है, 4 बिजनेस है मान लो, उसमें से एक बिजनेस बेचा है। क्या बेचा है? तो अगर एक बिजनेस बेचा होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा बताए? सब कुछ मैनेज हो जाएगा, बट वो जो ब्लॉक का वैल्यू होगा ना वो मैनेज नहीं होगा। क्योंकि ब्लॉक का वैल्यू आपके पास जो होगा वो कौन सा होगा? वो तो चारों बिजनेस का कंबाइंड वैल्यू होगा ना। आपने तो एक ही बिजनेस बेचा है, तो आपको क्या करना है? वो जो एक बिजनेस आपने बेचा ना, उसका आपको इंडिविजुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक नोशनल वैल्यूएशन करना है। नोशनल वैल्यूएशन मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दैट बिजनेस से लेकर अभी तक उसकी क्या वैल्यू हो। फिर उसको जाके किसके साथ कंपेयर करना है? जो ओरिजिनल ब्लॉक होगा उसके साथ। मतलब मान लो आपका ओरिजिनल ब्लॉक 12 करोड़ का है। कितने का है? 12 करोड़ का। उसमें से इंडिविजुअल वो जो बिजनेस बेचा ना उसका स्टैंड अलोन ब्लॉक 4 करोड़ का है। मतलब अगर मैंने उसी बिजनेस को रन किया होता तो ब्लॉक का वैल्यू कितना होता? 4 करोड़। तो 12 में से 4 करोड़ उसका है, तो बाकी के 8 करोड़ वो 3 बिजनेस का होगा ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? के ऊपर से जा रहा है तो आपको ब्लॉक के अंदर वैल्यू 4 करोड़ रुपए तो नेटवर्थ का ही है। तो नेटवर्थ में कितनी वैल्यू लूंगा? 12 करोड़ लूंगा कि 4 करोड़? 4। बट मान लो वो इंडिविजुअल कैलकुलेशन किया ना तो वो इंडिविजुअल बिजनेस का नेट मतलब ब्लॉक का वैल्यू 15 करोड़ मिला। कितना? और ओरिजिनल ब्लॉक का वैल्यू कितना है? 12 करोड़। तो फिर नेटवर्थ में 15 करोड़ नहीं लेना है, फिर 12 करोड़। क्यों? क्योंकि 3 करोड़ रुपए आपको कहीं रिकवर हो गया होगा ना। अभी मैं 15 करोड़ ले लूंगा दोस्तों तो वर्थ उसकी बढ़ जाएगी। वर्थ बढ़ेगी मतलब कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। कॉस्ट बढ़ेगी तो गेन आपका क्या होगा? गिर जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तुमको? समझ में? तो नोशनल वैल्यूएशन करना है। तो जो ओरिजिनल वैल्यू होगा और जो स्टैंड अलोन ब्लॉक का वैल्यू होगा, विच एवर इसका लेना है लो। और ब्लॉक में से फिर बाद में जाके 4 करोड़ रुपए या 12 करोड़ रुपए आपको माइनस कर देना है। ठीक है ना? सेल ऑफ असेट अंडर विच सेक्शन? स्लम सेल। सेक्शन नंबर कौन सा? 15। फिर आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 50, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल असेट। डेप्रिशिएबल असेट पे कैपिटल गेन कब लगता है? 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, ब्लॉक का वैल्यू क्या हो जाता है? नील। क्या हो जाता है? नील। या तो ब्लॉक क्या हो जाता है? एम्प्टी। वापस रिपीट करता हूं, ब्लॉक का वैल्यू क्या होता है? नील। या ब्लॉक क्या होता है? एम्प्टी। तो ब्लॉक का वैल्यू नील हो गया तो भी कैपिटल गेन लगेगा, या ब्लॉक क्या हो गया? एम्प्टी, तो हम लोग कैपिटल गेन लगा। सेक्शन 50 में ये सब चीजें हम लोग कब चेक करते हैं?
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर चेक करते हैं कि लास्ट डे ऑफ प्रीवियस लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर पे या तो ब्लॉक का वैल्यू नील हो गया या ब्लॉक पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया, विच एवर इज जो भी इवेंट होती है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 50 में टैक्स लगाना है। सेक्शन 50 में जो आप कैपिटल गेन गिनते हो वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म नेचर का होता है। कौन से नेचर का होगा? शॉर्ट टर्म। वो लॉन्ग टर्म कभी भी होगा नहीं, क्योंकि हम लोग ब्लॉक का वैल्यू ले रहे हैं वो कौन से दिन का है? लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। और ब्लॉक की शुरुआत कहाँ से होती है? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। मतलब वो ऑलवेज 12 महीने का एक ड्यूरेशन रहता है, इसलिए वो ऑलवेज क्या होगा? शॉर्ट टर्म ही होगा। याद रखना आप लोग, ठीक है? ऑलवेज क्या होगा? शॉर्ट टर्म। इवन इफ उसमें कुछ एसेट लॉन्ग टर्म होगी तो भी उसका कैपिटल गेन ऑलवेज क्या होगा? शॉर्ट टर्म ही होगा। डन। 50 और सेक्शन नंबर 32 ये ट्विन एडजस्टमेंट वाला है। फिर एक आपको सेक्शन करवाना है, सेक्शन नंबर 50C। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो और उसका सेल प्राइस किससे कम होता है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से क्या होता है? कम। तो इन दैट केस वी विल टेक व्हिच वैल्यू? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। वी विल नॉट टेक द एक्चुअल वैल्यू। प्रोवाइडेड 50C बोल रहा हूँ। प्रोवाइडेड उसका वेरिएशन 10% से ज्यादा होना चाहिए। अगर 10% के अंदर अंदर वेरिएशन हुआ तो वी विल नॉट टेक द स्टैम्प ड्यूटी, वी विल टेक द एक्चुअल वैल्यू। मान लो आपने एक प्रॉपर्टी है 1 CR में बेचा, उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 5 लाख है। कितना है? 1 करोड़ 5 लाख, मतलब 5 लाख का ही डिफरेंस है ना। 10 लाख, 10 लाख तक चलेगा। इधर कितना है? 5 लाख। तो हम लोग इसमें कोई एडजस्टमेंट करेंगे नहीं, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। उससे दूसरा एक एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखवाया होगा कि जिस दिन तुमने प्रॉपर्टी बेचा, मतलब जिस दिन तुमने प्रॉपर्टी बेचा मतलब उसका एग्रीमेंट किया, और जिस दिन तुमने डीड रजिस्टर करवाई, मतलब मैंने आपसे टोकन ले लिया आज, पर हमने ना दस्तावेज जो बोलते हैं ना, डीड 6 महीने बाद करो। अभी मैंने तो आपसे टोकन आज लिया, आज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ रुपए चल रहा है। 6 महीने बाद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ के 20 लाख से बढ़ गई और 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो गई। तो अब अपने को क्या करना? 1 करोड़ लेने का कि 1 करोड़ 20 लाख लेने का? तो टेक्निकली तो सेक्शन तो ऐसा बोल रहा है कि 1 करोड़ 20 लाख ले लो। बाद में उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया, नहीं बोले एग्रीमेंट डेट और डीड के डेट पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अलग अलग है। क्या है? तो हम लोग जो डीड के दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं लेंगे, हम कब की लेंगे? जिस दिन एग्रीमेंट साइन किया था उस दिन। बट बशर्ते उसके अंदर पेमेंट जो है वो चेक से मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए? अगर तुमने मुझे कैश देके वो प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो फिर वो सेक्शन खुल जाएगा, फिर 1 करोड़ 20 लाख लेना पड़ेगा। इसके लिए एक सिमिलर सेक्शन भी था, आपको ये समझाया था, सेक्शन नंबर 43CA जो पीजीईबी में है। जो किसके लिए सेक्शन था ये बिल्डर के लिए था। फिर अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या है? 50C। 50C बेटा किसके लिए? वो इन्वेस्टर के। ओके। फिर एक और सेक्शन आएगा थोड़ी देर बाद, 56 to 10, ये किसके लिए है? तो वो किसके लिए है? बायर के। इन तीनों ही सेक्शन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम लोग टैक्स पर्पस के लिए ले लेंगे, प्रोवाइडेड द डिफरेंस इज मोर देन 10%। इफ द डिफरेंस इज विद इन द 10%। और 10% किसका करना? ध्यान रखना, कुछ बच्चे 10% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का करके आ जाते हैं। 10% स्टैम्प ड्यूटी का नहीं करना है, जो एक्चुअल कंसिडरेशन है उसका करना है। तो बताओ सेक्शन ऑपरेटिव कब होगा? जब वेरिएशन कितने से ज्यादा? 10%। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो हायर है, हायर देन दी व्हाट? एक्चुअल कंसिडरेशन। याद रहेगा? ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर एक एक्सेप्शनल केस आपको करवाया था, थोड़ा याद आपको करवाना पड़ेगा, 45(5)(a). ठीक है। अगर आपका कैपिटल असेट डिस्ट्रक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन। और आपने कोई काउंटर क्लेम ले रखा है, मतलब मान लो मैंने मेरा असेट परचेस किया, उसमें मैंने ना इंश्योरेंस क्लेम ले रखा है। क्या ले रखा है? अगर प्रॉपर्टी किसी भी तरह से डैमेज हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी विल रीएम्बर्स दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने कोई काउंटर क्लेम ले रखा है, इंश्योरेंस क्लेम, तो इंश्योरेंस क्लेम अगर डेप्रिशिएबल एसेट के लिए होगा तो क्या करना? तो जो भी अमाउंट रिसीव होती है ना वो ब्लॉक में से माइनस कर। सैंक्शन होती है कि रिसीव होती है? रिसीव। मतलब मान लो सैंक्शन करके छोड़ दी बट पेमेंट अभी तक नहीं किया है, तो माइनस नहीं करेगा। जैसे आज कौन सा डेट हुआ? 24 नवंबर। ओके। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला पैसे दे देंगे, दिए नहीं? दे देंगे। अभी दे देंगे और देने में 5 महीने निकल गए और पेमेंट आया 15 अप्रैल को। कब आया? 15 अप्रैल। तो मुझे कौन से ब्लॉक में माइनस करने का?
करंट ईयर के ब्लॉक में से माइनस करूंगा कि नेक्स्ट ईयर के, जिस ईयर में रिसीव होगा ना उस ईयर में माइनस करूंगा। टेंशन तो बहुत कुछ होता है, पेमेंट आपके पास आना चाहिए तो ही हम क्या करेंगे, माइनस। दूसरा नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होगा, क्या होगा, नॉन डेप्रिशिएबल। तो कभी कभार क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर देता है, कभी कभार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट के बदले में एसेट ही दे दिया। मतलब अगर पेमेंट मिला तो पेमेंट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, पेमेंट नहीं मिला तो असेट की जो मार्केट वैल्यू होगी ना वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पड़ेगा। फिर आपको पता है वो प्रोविजो आपको एक करवाया था कि कोई भी नॉन रेसिडेंट इंडियन बाहर से इंडिया में पैसे लेके आता है, याद आ रहा है, प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 48। तो कोई भी एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन बाहर से कहाँ पैसे लेके आ रहा है, इंडिया, और वो फॉरेन करेंसी लेके आता है, क्या लेके आता है, फॉरेन करेंसी, और वो फॉरेन करेंसी इंडिया में इन्वेस्ट करता है, तो उसका कैपिटल गेन आईएनआर में नहीं गिनना है, उसका कैपिटल गेन आपको फॉरेन करेंसी में लिखना है। याद आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग को जोड़ डालोगे तो पता चल। देखो ये सेक्शन है ना, होते बहुत डिफिकल्ट है, बट जब एग्जाम में पूछते हैं तो इजी क्वेश्चन पूछते हो। तो कभी कभार क्या होता है, कॉन्सेप्ट लर्न नहीं किया ना, रिवाइज नहीं हुआ, इसलिए तुमको डिफिकल्ट लगने लगता है। ऐसे पढ़ने के टाइम पे डिफिकल्ट नहीं लगा, पर जब रिवीजन करने बैठे तब वो पॉइंट आया ही नहीं और एग्जाम से एकदम से आ गया, तो तुमको सम क्या लगने लगता है, डिफिकल्ट। और वो है ना, परसेप्शन के ऊपर डिफिकल्ट लगता है, होता नहीं है कुछ डिफिकल्ट। तो आपको क्या बोला था, आईएनआर में गिनोगे पहले कैपिटल गेन, फिर उसको कन्वर्ट किस में कर दोगे, रुपीज में, मतलब फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करोगे, फिर फॉरेन करेंसी वापस से किस में कन्वर्ट करोगे, रुपीज में। तो उसके लिए मैंने ना आपको रेफरेंस रेट बोले थे कि जैसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, मतलब क्या होता है कि जिस दिन तुमने असेट को क्या किया है, बेचा है, तो जिस दिन तुमने असेट को बेचा है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, बोलो, एक्सचेंज रेट। क्या करोगे, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कौन से दिन का करना है, एक्सचेंज रेट कौन से दिन का करना है, तो जिस दिन तुमने असेट को क्या किया था, ट्रांसफर किया था, क्या किया था, ट्रांसफर, उस दिन पे जो एवरेज रेट होगा, कौन सा रेट होगा, एवरेज, वो हमको कंसीडर करना। कौन सा रेट लेना है, एवरेज। बहुत सिंपल है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज। जो भी फॉरेन करेंसी में गेन आया उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बाइंग रेट से। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर बाइंग रेट कौन से दिन का लोगे आप, बोलो, बाइंग रेट कौन से दिन का लोगे, तो जिस दिन तुमने प्रॉपर्टी को क्या किया है, ट्रांसफर किया है, उस दिन का क्या लेने का, बोलो, बाइंग रेट, बोले। आई होप ये याद होगा सब कुछ, ठीक है ना, याद है। फिर मैंने ये भी बोला था कि ये कैलकुलेशन ऑन एवरी री इन्वेस्टमेंट करना है। री इन्वेस्टमेंट मतलब तुम एनआरआई हो, तुम इंडिया में पैसे लेके आए, फिर तुमने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे, फिर 4-5 साल बाद तुमने वो शेयर्स को बेच दिया और फिर नए शेयर्स खरीदे इंडिया में, तो भी हम लोग ये कैलकुलेशन हर बार रिपीट करेंगे कि एक ही बार करेंगे कि ऑन एवरी री इन्वेस्टमेंट, ऑन एवरी री इन्वेस्टमेंट दिस कैलकुलेशन इज कैरिड आउट। याद है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बोला था, एक सेक्शन याद करो, उसमें लिखा होगा 115F करके सेक्शन होगा कि अगर अगर आपने शेयर्स बेच के नए शेयर्स खरीदे, तो वो जो पुराने शेयर्स पे जो गेन आ गया ना, उसका हम लोग तुमको क्या दे देंगे, एग्जम्पशन। प्रोवाइडेड तुम 6 महीने में पैसा क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। लिखा होगा ना आप लोगों ने, विद इन कितने मंथ्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो, 6 में। तो हम आपको उसका क्या दे देंगे, एग्जम्पशन दे देंगे। कौन सा सेक्शन बोला मैं, 115, कौन सा, एफ। उसमें हम लोग आपको क्या दे देंगे, एग्जम्पशन। डन। एक मेजर अमेंडमेंट जो हुआ है, आपको अमेंडमेंट लेक्चर्स में बताया, मतलब ऐसे तो रेगुलर लेक्चर में ये प्रोविजन समझाया है। 115QA, बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक ऑफ शेयर्स में अमेंडमेंट ये हुआ है कि एक पीरियड तक 30 सितंबर तक अगर बायबैक हुआ है, तो वो बायबैक के ऊपर टैक्स कंपनी पे करता है। कौन पे करता है, कंपनी। तो वो बायबैक प्राइस के ऊपर जो भी गेन आएगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, किसके हाथ में एग्जम्प्ट होगा, शेयर होल्डर के हाथ में, अंडर सेक्शन 1034A। याद है। टैक्स रेट मैंने आपको बताया था, 20% बेसिक रेट है, 12% सरचार्ज है, प्लस 4% क्या है, सेल्स। तो इफेक्टिव टैक्स रेट कुछ 23 या 22 पॉइंट समथिंग कुछ होगा टैक्स रेट। याद आ रहा है तुमको कि नहीं आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर 1 अक्टूबर 2024 के बाद बायबैक हुआ है, तो एक नया सेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, कॉल्ड सेक्शन नंबर 2, क्लॉज नंबर 22, सब क्लॉज नंबर एफ। उसमें उन्होंने ऐसा बोला है कि जो भी बायबैक होगा वो पूरा का पूरा आईएफओएस में टैक्सेबल होगा।
मैंने उसमें क्लियरली बोला है कि जो बायबैक प्राइस होगी ना वो आईएफएस में क्या होगी, टैक्स है। मतलब जो उस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा ना वो आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल लॉस। आई होप आपको ये याद आ रहा है। तो वो जो सीधा का सीधा अमाउंट होगा वो कैपिटल लॉस आपका होगा। डन, आवड़ेगा कि नहीं? बायबैक वाला ध्यान रखना, एग्जाम में एमसीक्यू में वो लोग पूछ सकते हैं क्योंकि रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है। फिर आपको टैक्स रेट सब कैपिटल गेन के पता है, 112 में कितना होता है? 112 दो रेट है। 22 जुलाई तक 20% था, 23 जुलाई से 12.5। ठीक है। 111A 22 जुलाई तक 15% था, 22 जुलाई के बाद 20%। 112A 22 जुलाई तक 10% था, 23 जुलाई से 12.5%। 1,25,000 तक कोई टैक्स लगेगा नहीं। 1,25,000 की लिमिट 1 अप्रैल से है, 23 जुलाई से नहीं है। ये तुमको ध्यान रखना। इंडेक्सेशन बेनिफिट देने से उन्होंने ना बोल दिया है। हावेवर जब आप टैक्स का कैलकुलेशन करते हो तब आपको इंडेक्सेशन देना है और फिर चेक करना है कि 20% या 12.5 कौन सा बेनिफिशियल है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स के दौरान ही इंडेक्सेशन दे, कैलकुलेशन ऑफ इनकम के दौरान नहीं। मतलब जब बेटा गेन गिनोगे ना तब इंडेक्स नहीं देना है, जब तुम टैक्स गिनते हो तब इंडेक्स देना है। इसका बहुत बड़ा मतलब निकलता है। मतलब कोई प्रॉपर्टी आपने बेची 4 करोड़ में, उसका कॉस्ट 1 CR है, तो आपका कैपिटल गेन तो 3 करोड़ ही होगा। मतलब टोटल इनकम में तो 3 करोड़ ही जाएगा। बट जब आप टैक्स गिनोगे ना तब क्या करना है, 3 करोड़ का 12.5% करना है, और इंडेक्सेशन माइनस करने के बाद जो गेन आता है उसका कितना परसेंट करना है, 20%। फिर उसमें से जो ज्यादा उसके लिए एडवाइजेबल होता है वो करना है। नहीं समझ आया? मैं वापस रिपीट करता हूँ, इनकम गिनने के टाइम पे इंडेक्सेशन देने का नहीं। तो सर इसका क्या मतलब निकलता है? ये तो मतलब बेकार बातें है ना, इतना क्या लोड लेना। अरे ऐसा नहीं, सरचार्ज का गेम बदल जाता है ना। इंडेक्स दोगे तो इनकम गिरेगा, तो सरचार्ज कहीं नहीं एप्लीकेबल होगा। अभी मैं इंडेक्स नहीं दूंगा तो इनकम तो ऑलरेडी आपका क्या आएगा, ज्यादा, तो उसकी वजह से आपके ऊपर क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, सरचार्ज। तो क्या याद रखोगे, बोलो, इंडेक्सेशन हमेशा दोगे? देखो 22 जुलाई तक बेचा है तो हमेशा देने का, प्रोवाइडेड एलिजिबल हो तो। पर मान लो 23 जुलाई के बाद बेचा है तो इनकम में नहीं देने का। पर जब आप किसका कैलकुलेशन करते हो, बोलो, इनकम में नहीं देने का, बट जब आप किसका कैलकुलेशन करते हो, टैक्स का कैलकुलेशन करते हो, तब आपको क्या दे देना है, इंडेक्सेशन बेनिफिट दे देना। और फिर इंडेक्स दोगे तो 20% रेट लगेगा। ओके, और नहीं दोगे तो कितना, 12.5। आई होप ये याद हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है शिफ्टिंग बेनिफिट। शिफ्टिंग बेनिफिट में आपको बताया था कि जब आपकी इनकम स्लैब लिमिट से क्या होती है, कम, मतलब आपकी अदर इनकम जो है वो स्लैब से कम। दिमाग के तार खुले हैं ना? ध्यान रखना, नहीं तो जून में आने के तुम्हारे तार। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से क्या है कम, कौन सी वाली, नॉर्मल वाली, तो आप स्पेशल इनकम में से, ऐसी 3 स्पेशल इनकम है, 112, 112A, 111A, इन तीनों इनकम में से कुछ शिफ्टिंग कर सकते हो। शिफ्टिंग कहाँ कर सकते हो आप? नॉर्मल में आप लोग क्या कर सकते हो, शिफ्टिंग कर सकते हो। आई होप समझ में आ रहा है। तो आप शिफ्टिंग करना क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। ठीक है, टू दी एक्सटेंट कहां तक शिफ्ट करना, टू दी एक्सटेंट जहां तक वो स्लैब को रीच नहीं करता। बट ये शिफ्टिंग का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को ही मिलता है, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये था डिस्कशन। इसमें मैंने एक थियरी भी बोला था, सेक्शन नंबर 55A, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर वाला। वो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि अगर वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर करना है तो आप कर सकते हो, बट वो रेफर कौन करेगा, असेसिंग ऑफिसर करेगा कि असेसी करेगा, असेसिंग ऑफिसर। उसमें वेरिएशन कितना ज्यादा होना चाहिए, 15% ऑफ द वैल्यू क्लेम बाय द टैक्स पेयर, और 25,000 विच एवर इज क्या था, लो। ये तुमको लास्ट लास्ट में जब कैपिटल गेन था उस टाइम पे मैंने बोला था, मटेरियल में भी दे रखा है। ठीक है। उसके बाद था एग्जम्पशंस। अभी एग्जम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सम आप सॉल्व करोगे कैपिटल गेन में, उन सब में आपको क्या मिलेगा, एग्जम्पशन। सबसे पहले क्या चेक करें, एलिजिबल कौन है। जैसे क्या है, ध्यान देना। अगर हम बात करें तो एक है 54, 54B, 54 कौन सा, EC, एंड 54 कौन सा, F। ये जो 4 सेक्शन है यही आते हैं एग्जाम में। 54D करके भी है, बट ये 4 पहले डिस्कस करते हैं।
अगर हम बात करें 54, तभी इसमें क्या है कि 54 में ऐसा लिखा है कि आपको क्या खरीदना है और क्या बेचना है। तो इसमें उन्होंने ऐसा बोला है कि आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करना है और सामने खरीदना क्या है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद, मतलब सेल क्या करोगे, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदोगे भी क्या, रेसिडेंशियल, मतलब सिमिलर क्लास ऑफ असेट आपको बेचना है और खरीदना है। आपको प्रॉपर्टी जो आपने बेचा उसमें से जो पैसा आया उसको आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन द सिमिलर लाइन ऑफ असेट या तो सिमिलर क्लास ऑफ असेट में। तो आपको खरीदना भी क्या है सामने, रेसिडेंशियल हाउस। 54 की बात चल रही है। उसमें टाइम लिमिट आपको बताया था 1 साल पीछे, 2 साल आगे, 1 ईयर बैकवर्ड, 2 ईयर्स फॉरवर्ड। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो 3 साल फॉरवर्ड, याद होगा तुम। कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, तो अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज क्या लो, दोनों में से जो कम होगा उसका एग्जाम्पशन हम आपको दे देंगे। ठीक है, मैक्सिमम एग्जाम्पशन 10 करोड़ मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। तो अगर आपने कोई एसेट परचेस किया है जिसका टिकट साइज 10 करोड़ से ज्यादा है तो एग्जाम्पशन हम आपको 10 करोड़ ही दे पाएंगे। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है। इसमें एक अमेंडमेंट आपको ये भी बताया था कि किसी टैक्स पेयर को अगर ऐसा करना है, ऐसे तो नॉर्मल एक प्रॉपर्टी के सामने एक ही प्रॉपर्टी का एग्जाम्पशन मिलता है, बट आपको ऐसा करना है कि एक के सामने कितनी प्रॉपर्टी का लेना है, 2। वापस रिपीट करता हूँ, एक के सामने 2 प्रॉपर्टी का एग्जाम्पशन लेते हैं तो यू कैन क्लेम। ओके, बट वो आपको वंस इन लाइफ एक ही बार मिलता है, प्रोवाइडेड कैपिटल गेन की वैल्यू 2 करोड़ से क्या होनी चाहिए, कम, तो ही वो आपको एग्जाम्पशन मिले। याद आ रहा है कि ऊपर से क्या आ गया तुमको समझ। इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताया था CGDA, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट। ITR डेट तक अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, किसमें, जो भी एसेट उन्होंने बोली है उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते, दूसरा एसेट कहाँ खरीदना, दुबई में खरीदना है, नहीं, प्रॉपर्टी बेचा कहाँ पे, कहीं पे भी बेचा कोई दिक्कत नहीं, पर खरीदने का कहाँ पे, पैसा इन्वेस्ट कहाँ होना चाहिए, इंडिया में, तो एग्जाम्पशन मिले। तुमने प्रॉपर्टी बेचा मुंबई में, खरीदा तुमने दुबई में, तो एग्जाम्पशन मिलेगा। दुबई में बेचा, मुंबई में खरीदा, तो एग्जाम्पशन हम आपको देते हैं। उसके बाद मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था CGDA का कि ITR डेट तक अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो तो क्या करने का, बोलो। तो पैसा आप किस में भर सकते हो, CGDA में आप पैसा क्या कर सकते हो, भर सकते हो। ठीक है ना, और उसके बेसिस पे आपको क्या मिल जाएगा, तो उसके बेसिस पे हम तुमको क्या दे देंगे, बोलो, एग्जाम्पशन दे देंगे। बट वो पैसा बाद में आपको क्या करना है, वो स्पेसिफाइड असेट के अंदर क्या कर लेना है, आपको यूज करना है। वो जो टाइम पीरियड जो आपको बोल रखा है उसी टाइम पीरियड में आपको उसको क्या करना है, यूज करना है, आवड़ेगा। ठीक है, तो ये तुमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि असेट का एक लॉक इन होगा। क्या होगा लॉक इन, 3 साल तक असेट को क्या नहीं करना है, सेल नहीं करना है। अगर 3 साल के अंदर असेट को बेच दिया तो एग्जाम्पशन आपको दिया था वो क्या होगा, रिवॉर्ड। ये था 54। फिर 54F कर लेते हैं। 54F में आपको क्या करना है, एलिजिबल कौन होगा, इंडिविजुअल, HUF। क्या सेल करना है, कुछ भी सेल करना है एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मैंने इसका स्टोरी भी समझाया था। 54F इज फॉर द फर्स्ट होम बायर, जो लोग फर्स्ट होम बाय कर रहे हैं या रीजनेबली सेकंड होम बाय कर रहे हैं उनके लिए। तो अभी क्या होता है, पहली बार जब प्रॉपर्टी लेते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो जनरली क्या होता है कि इंसान शेयर्स बेचेगा, गोल्ड ज्वेलरी बेचेगा, सब कुछ बेचकर फिर क्या करेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा। तो ये जो छोटी टिकट साइज की हमने क्या किया, जो छोटी टिकट साइज है उसकी असेट्स हमने बेचकर उसको पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो वो जो असेट्स हमने बेची थी उसके ऊपर हमको क्या मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा। बट सामने खरीदना क्या है आप, मतलब गोल्ड, SIP, शेयर्स, ये सब बेचकर मैं सामने खरीदूंगा क्या, रेसिडेंशियल। घर बेच के घर खरीदोगे तो 54, बट अदर क्लास ऑफ असेट्स आप बेचोगे एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और क्या खरीदोगे, रेसिडेंशियल हाउस, तो 54F का एग्जेम्पशन है। बाकी सब कुछ एज इट इज है। 1 साल पीछे, 2 साल के आगे कंस्ट्रक्शन होगा तो 3 साल, बट इसमें ना फॉर्मूला बेस्ड एग्जेम्पशन था, याद होगा आपको। अमाउंट इन्वेस्टेड, याद है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, नेट कंसिडरेशन, और एग्जेम्पशन आपको किसके सामने चाहिए, कैपिटल गेन, तो इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। मतलब मान लो आपने असेट बेचा 10 लाख का, पर सामने इन्वेस्ट किया 8 लाख ही, तो मतलब 2 लाख रुपए
रिडीम कर लिया ना आपने, तो 2 लाख रुपए अगर आपने नहीं इन्वेस्ट किया आगे, तो हम आपको एग्जम्पशन भी उसी प्रोपोर्शन में देंगे जिस प्रोपोर्शन में आपने अमाउंट क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। आवड़ेगा के ऊपर से जा, ठीक है। तो ये अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय क्या करना है, बोलो, नेट कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय क्या, कैपिटल। इसमें भी यही ध्यान रखना है, मैक्सिमम टिकट साइज कितना होगा एग्जाम्पशन के लिए, 10 करोड़। उससे ज्यादा एग्जाम्पशन कैसे देंगे भाई? 10 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी लेता है, कोई मकान ले रहा है, मान 15 करोड़ का, पहला ही मकान कितने का, 15 लाख। तो ले सकता है, उसके पास होगा पैसा तो ले सकता है, लेकिन 10 में से एक आधा केस ऐसा होगा ना, बाकी 9 केस में तो ऐसा ही होगा कि उसकी टिकट साइज इनिशियली क्या होगी, लेसर देन 10 करोड़। ओके। फिर आता है 54B। क्या याद रखोगे 54B? क्या सेल करना है, एग्रीकल्चर लैंड। कौन से एरिया, अर्बन, क्योंकि रूरल एरिया में बेचोगे तो टैक्स ही नहीं लगेगा। तो क्या खरीदने का, मतलब क्या बेचने का, एग्रीकल्चर है, सामने खरीदने का क्या, एग्रीकल्चर। असेट क्लास सेम रखने, 1 साल 2 साल इसमें क्या है आगे, मतलब टाइम लिमिट क्या रहेगा, 2 इयर्स फॉरवर्ड। कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे और जितना आपका क्या होगा, कैपिटल गेन, विच एवर इज क्या होगा, लो। ध्यान रखोगे आप लोग। फिर आता है 54EC। क्या होगा, हाँ हाँ कोई बात। 54EC, ठीक है। तो 54EC में हम लोगों को क्या करना है, बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करना है। किसमें इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स कौन से, बॉन्ड्स कौन से, ओएनजीसी के बॉन्ड्स, नाबार्ड के बॉन्ड्स। 4 जगह के नाम है, NHAI, REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, IRFC, इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एंड चौथा था PFC, पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तुमको क्वेश्चन में दिया AMC के बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स। तो उसका क्या, तो उसका कुछ नहीं, उसका कोई एग्जाम्पशन मिलता है, 50 लाख रुपए तक आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। बेचना क्या है, तो बेचना है लैंड एंड क्या बेचोगे आप, बिल्डिंग। मान लो गोल्ड बेच के बॉन्ड खरीदा, तो गवर्नमेंट को एग्जाम्पशन आपको देगा, सर मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी को सेल किया है। किसको सेल किया है, कमर्शियल। और कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल करके क्या खरीदा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद कर, मतलब बेचकर क्या खरीदा है, बॉन्ड्स। तो हमको क्या मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा। तो आंसर इज यस, मिल जाए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। डन। ठीक है, तो ये तुमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये सारे एग्जाम्पशन थे। एक और एग्जाम्पशन था, वो था 54D, थोड़ा ऑफ बीट एग्जाम्पशन है, कि आपकी प्रॉपर्टी को और आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्विजिशन में उठा लिया। ठीक है। तो कंपलसरी एक्विजिशन में उठा लिया होगा, तो हम क्या करेंगे, पेमेंट लेके घर बैठ जाएंगे कि सामने नया इंडस्ट्रियल सेटअप करेंगे। तो जो पुराना इंडस्ट्रियल सेटअप एक्विजिशन में चला गया, हमने सामने नया इंडस्ट्रियल सेटअप किया, तो वो जो गेन होगा ना, जो सेल पे आया होगा, उसका हम आपको एग्जाम्पशन दे देंगे, जो सामने आपने नया इंडस्ट्रियल सेटअप किया है। याद आ रहा है कि नहीं याद है? और वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट उसमें ध्यान रखने का, इंडस्ट्रियल सेटअप में क्या होता है, क्या क्या गया होगा, लैंड, लैंड तो नॉन डेप्रिशिएबल असेट। एक गया होगा बिल्डिंग, तो बिल्डिंग तो क्या है, तो आपको 2 गेन कैलकुलेट सेपरेटली करने पड़े, एक लैंड का अलग से, फिर क्या, बिल्डिंग का अलग से। अंदर का फर्नीचर भी तो गया होगा, तो फर्नीचर का कोई कॉम्पनसेशन थोड़ी मिलता है, कि मिलेगा। फर्नीचर का तो क्या होगा, जो स्क्रैप का वैल्यू होगा वो आपको मिलेगा, पर फिर भी मान लो फर्नीचर का कुछ अलग से दे रखा है, तो उसको भी आपको कंसिडर करना है। तो 3 कैलकुलेशन होगी, क्योंकि तीनों अलग अलग है ना, लैंड का अलग, फिर बिल्डिंग का अलग, और सामने फर्नीचर का। और एग्जाम्पशन आपको किसका मिलता है पता है, सामने लैंड एंड बिल्डिंग का ही मिलता है, फर्नीचर का मिलता है। ठीक है, वो जब हम फाइनल में आएंगे तो उसमें गहराई पे बात होगी कि किसका किसका आपको एग्जाम्पशन मिले। आपको अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि आपने क्या खरीदा बेचा, इंडस्ट्रियल सेटअप खरीदा है, और सामने आपका इंडस्ट्रियल सेटअप कंपलसरी एक्विजिशन में चला गया। तो अगर कंपलसरी एक्विजिशन में नहीं गया है, तुमने वॉलेंटरीली बेचा और फिर नया इंडस्ट्रियल सेटअप किया, तो एग्जाम्पशन कोई नहीं मिलेगा। किसको छोड़कर, 54EC को छोड़कर। ईसी में एग्जाम्पशन चाहिए, उसमें भी तुमको NHAI के बॉन्ड्स में या REC के PSC के बॉन्ड्स में पैसे आपको लगाते। रीजनेबली इजी सम आता है PGBP से भी, समझ लो, कैपिटल गेन का। आपको फिगर आउट करना है फॉर्मेट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। पहले पूरा, जब कैपिटल गेन का सम करते हो ना, तो क्या करना है, पूरा फॉर्मेट लिख देना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, 4 5 लाइन छोड़ के ट्रांसफर एक्सपेंस,
2-3 लाइन छोड़ के, जगह पूरा छोड़ने का, तुम समझो 30 दिया ना तुमने एग्जामिनेशन, बुक वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस क्या करने का, ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब माइनस करते हैं तो चेक कर लें कि 23 जुलाई से पहले एसेट बेचा है या बाद में। अगर पहले बेचा है तो इंडेक्सेशन बेनिफिट दे, प्रोवाइडेड वो इंडेक्सेशन के लायक है तो। अभी स्लम सेल है तो उसमें क्या इंडेक्सेशन होगा, उसमें तो पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलता। 23 जुलाई को जो मैडम जी ने बोला कि इंडेक्सेशन नहीं देंगे, मैडम जी मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, 23 जुलाई को जो उन्होंने बोला कि हम तुमको इंडेक्सेशन नहीं देंगे, तो नहीं देंगे मतलब किसका नहीं देंगे, जिसका हम पहले इंडेक्सेशन देते थे। जो नहीं देते थे तो वो तो नहीं देंगे ना, हाँ है ना, उसका तो इंडेक्सेशन पहले मिलता ही नहीं था तुमको। तो समथिंग विच इज नॉट एलिजिबल प्रीवियसली, तो इट कैन नॉट बी एलिजिबल नाउ ऑल्सो। समझ में आया। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जो जैसे डिबेंचर है, डिबेंचर, चलो सुनो ध्यान से, डिबेंचर इंडेक्सेशन मिलेगा, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है ना यहाँ, इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन होता है। बॉन्ड्स मिलेगा इंडेक्स, एक ही बॉन्ड्स में मिलेगा, याद रख लेना, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स होंगे ना तो इंडेक्सेशन देंगे। कौन से बॉन्ड्स, कैपिटल इंडेक्स, याद रख। अगर गोल्ड बॉन्ड होंगे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय आरबीआई, तो इंडेक्सेशन मिलेगा, बाकी किसी बॉन्ड पे मिलता नहीं। डिबेंचर, बॉन्ड्स, इवन वो जो एनआरआई बाहर से पैसे लेके आया था कहाँ पे, इंडिया में, उसको भी इंडेक्सेशन देने का मिलेगा। आवड़ेगा के ऊपर से गया, क्या याद रखोगे बोलो, फॉर्मेट लिख लेने का, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, फिर ट्रांसफर एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चेक करना है, इंडेक्स देना है कि नहीं देना है, एंड उसके बाद कैपिटल गेन मिलेगा, और उसके बाद एग्जाम्पशन के लिए ध्यान रखने का कौन सा पूछा है, 54 या 54 ईसी या 54 एफ, मोस्ट लाइकली इन तीनों में से ही होगा। ओके, फिर आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल गेन। टैक्स लायबिलिटी वो लोग गिनने का बोलते नहीं, अगर गिनने का बोलेंगे और मान लो छोटा मोटा उन्होंने शिफ्टिंग बेनिफिट वाला भी पूछ लिया तो मजा आएगा। अरे तुमको समझ, क्यों, क्योंकि नॉर्मल इनकम तुम्हारी स्लैब से कम रखूंगा और इधर से थोड़ा शिफ्टिंग करवाना पड़ेगा, बट वो इंश्योर करती नहीं है ऐसा, पिछले 4-5 अटेम्प्ट से तो नहीं करूँ। हाँ या ना, और थोड़ा दूसरा इंस्टीट्यूट में भी ये प्रॉब्लम तो है ही कि वो लोग नहीं कर पाते, क्योंकि शिफ्टिंग वाला आपको बताया है बट वो लोग पूछेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट करना है, तो ऐसे कुछ कर सकते। डन ना, कर लोगे ना मैंने, क्या फिर आऊं मैं एग्जाम में। चलो नेक्स्ट, आईएफओएस, चलो चलो ध्यान देना है यहाँ पे। इसके बाद ब्रेक देता हूँ, बहुत छोटा सा डिस्कशन है इसका, चलो ध्यान देना। सेक्शन नंबर कौन सा, 56। अभी देखो, मतलब इसके बाद ब्रेक देके 2-3 चैप्टर है, जैसे सेट ऑफ, ठीक है, फिर टोटल इनकम के मैं कुछ आपको आइडियाज दे दूंगा, और फिर टीडीएस और टीसीएस, उसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसका रिवीजन करवा के अपने, तो क्लोज हो जाएगा ना, 5 बी तक हो जाएगा। फिर मैं सब कहाँ बताऊंगा, क्लबिंग भी, फिर बाद में वो एग्रीकल्चर इनकम, आईटीआर वाला चैप्टर वो नहीं करते, मैंने लिखा भी था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर करूंगा। तो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जगह आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओके ना, क्लियर है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी अपने 56 की बात करते हैं। कंफर्टेबल है ना, तो तुमको पूरा ही करना है, ऐसा कुछ तो नहीं है, ठीक है ना। चलो 56, 56 में ध्यान देना, एक पॉइंट जो आता है, आ सकता है, मतलब एक डिविडेंड का, एक किसका है, गिफ्ट का, एंड एक कौन सा है, अदर इनकम। अदर इनकम बोले तो उसमें दो पार्ट, एक बोलते हैं जिसको हम लोग कैजुअल इनकम, सट्टा, गैम्बलिंग, लॉटरी, ओके, और अदर इनकम में एक और अदर इनकम, समझ रहे हो, मतलब अदर देन कैजुअल इनकम, आ रहा है तुमको समझ, लाइक हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक फैमिली पेंशन आपको मिला, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑनोरियम मिला है, वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर्स, ठीक है, फिर वो बताए इंटरेस्ट ऑन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, वो भी आईएफएस में याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो सैलरी मिलती है,
मतलब सैलरी तो नहीं मिलती उनको, वो भी कहाँ जाएगा, आईएफआरएस। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो अलाउंसेस मिलते हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम्प्ट होते हैं, क्योंकि वो दिन रात एक कर देते हैं। अरे तुमको समझ में, इलेक्शन जीत रहे के लिए बाकी जो होना हो, ठीक है ना, तो ये तुमको ध्यान। अभी आ जाता है डिविडेंड। तो डिविडेंड में ना, डिविडेंड में क्या है, तो डिविडेंड में पहले तो खुद डिविडेंड है, और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड जो है ना वो 222 में है, और डीम्ड डिविडेंड जो है ना वो ए से लेकर कहां तक है, एफ तक है। 222 ए, बी, सी, डी, ई, एफ। बस आगे एबीसीडी थोड़ी नहीं, एफ तक आगे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एफ नया सेक्शन है, थोड़ी देर पहले ही मैंने कैपिटल गेन में रिवाइज करवाया। बायबैक होता है, क्या होता है, बायबैक। तो जो बायबैक प्राइस होगा ना वो डीम्ड डिविडेंड में टैक्सेबल हो जाएगा। जितना आपको पैसा मिला, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ क्या होगा, तो टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो आपका क्या हो जाएगा बायबैक में। 222 एफ में हम लोग क्या कर देंगे, टैक्सेबल। फिर 222 ए आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट टू द शेयर होल्डर। बोले सर क्या बात करते हैं, ये तो 222 सी में भी तुमने बोला, 222 ए में बेटा मैंने बोला वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट टू शेयर होल्डर अदर देन लिक्विडेटेड ऑप्शन। 222 सी में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट टू शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। आई होप ये समझ में आ सकता है, समझ में आ गया। कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एफएमवी ऑफ असेट विच एवर इज क्या लो। तो मान लो एफएमवी ऑफ असेट 30 लाख का है और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 40 लाख का है, तो 30 लाख। बट मान लो एफएमवी 50 लाख है और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 40 लाख का है, तो 40 लाख टैक्सेबल है। ये एमसीक्यू में आ सकता। देखो आपको है ना, कुछ लोगों के बहुत सारे मैसेज हैं कि सर हम डीटीआईटी में एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें। मैंने एक भी जने को रिप्लाई नहीं दिया, एक जने को भी रिप्लाई नहीं दिया। कहाँ से करें, तो मैंने कितनी बार क्लास में चिल्ला चिल्ला के आपको बोला है, डीटीआईटी में एमसीक्यू का प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। आपके प्रोविजंस क्लियर हैं तो आप क्या कर सकते हो, एमसीक्यू क्या हो जाएगा, सॉल्व। और डीटीआईटी में क्या, मान लो एमसीक्यू में क्या होता है, या तो आता है या तो नहीं है, उसमें कोई इफ एंड बट थोड़ी होती है। अरे तुमको समझ, ठीक है, बहुत जने ने मैसेज किया, बोले सर हम एमसीक्यू को प्रैक्टिस कहाँ से करें। अरे मेरे पास खुद उसके बाद मेरा आंसर है ही नहीं कि कहाँ से करे, तो कहाँ से करे, तो मेरे को कहाँ से मालूम कि कहाँ से करोगे। तुमको सारे प्रोविजंस पता है तो आ सकता है ना एग्जाम। और अगर तुमको ऐसा रियलिटी चेक करना है तो वो जो क्वेश्चन पेपर दिए ना मॉडल टेस्ट पेपर, उसको मस्त डाउनलोड करने का, ठीक है। तो सारे एमसीक्यू उसके क्या करते हैं, सॉल्व करने के। अगर एमसीक्यू में मान लो एक आधा एमसीक्यू तुमको नहीं आता है तो दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर सारे लेक्चर्स ध्यान से सुने होंगे, सब लेक्चर्स अटेंड किए हैं, घर जाके रिवीजन किया है, तो 15 में से मेरे हिसाब से 13-14 एमसीक्यूज होंगे जो आप आराम से मैनेज कर सकते हो। और आपने किए ही होंगे, कुछ लोगों ने तो किए होंगे ना, आए ना मॉडल टेस्ट पेपर आए ना, उन्होंने दिए, आई होप पता होगा आपको। आपका एग्जाम दिसंबर में ही है, ऐसे क्या देख रहे हो यार लोग? ठीक है, आए होंगे ना एग्जाम में, मतलब एग्जाम क्वेश्चन पेपर दिए उन्होंने, जाके चेक करो, कहीं पेपर पैटर्न ना चेंज कर दिया हो, ऐसा चेक करने का। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं मान लो लफड़ा हो गया तो एग्जाम में, ठीक है ना, तो वो क्या है कि वहां जाके सरप्राइजिंग ना हो जाए, इसलिए बोल रहे हैं। सारे पेपर के चेक कर लेने को। आई थिंक 2-2 सेट उन्होंने दिए हैं, ठीक है। ओके, आपने डीम्ड डिविडेंड पे नहीं, समझ आ गया। एग्जाम में मान लो ये वाला आ गया, चलो सेक्शन नंबर 222 कौन सा, इस सेक्शन को आए हुए 4 साल हो चुके हैं, मतलब 4 साल, और इसको अगर आप अटेम्प्ट में कन्वर्ट करोगे तो 7 या 8 अटेम्प्ट हो। जब जब मैंने पढ़ा है तब तब मैंने बोला है कि एग्जाम में आता है, आ सकता है। आया नहीं, आज भी मैं बोलता हूँ कि ये एग्जाम में आ सकता है। मैंने बहुत डिटेल में ये सेक्शन डिस्कस किया है कि ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही एप्लीकेबल होगा, ऐसी कंपनी जिसके अंदर पब्लिक ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं, और अगर वो अपने बेनिफिशियल शेयर होल्डर को लोन देता है, याद है 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होता है किसी कंपनी में किसी शेयर होल्डर का, और अगर वो शेयर होल्डर को क्या देता है, लोन देता है,
तो फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोगों को उसको टैक्सेबल कर देंगे। जो भी लोन आपने दिया उसका एक्सेप्शन भी बताया था कि अगर कंपनी फाइनेंस कंपनी है, कौन सी कंपनी है, फाइनेंस, तो उसको हम लोग टैक्सेबल करते नहीं है क्योंकि उसका वो एक्सेप्शन है। याद रहेगा, 10% से ज्यादा शेयर होल्डर होना चाहिए। शेयर होल्डर वो अकेला कि पूरा परिवार मिला के, पूरा परिवार मिला के। डायरेक्ट लोन भी था, इनडायरेक्ट लोन भी था। इनडायरेक्ट लोन का मतलब क्या होता है कि तुमने लोन किस जगह पे दिया है, ऐसी जगह पे दिया है जहां पे वो शेयर होल्डर 20% से ज्यादा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, तो उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, टैक्स। एक था डायरेक्ट और दूसरा कौन सा था, इनडायरेक्ट। ध्यान रखने का। फिर उससे मैंने बोला था कितना अमाउंट टैक्सेबल हो, तो अमाउंट टैक्सेबल कितना होगा, तो टू दी एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। उसके अंदर फिर लास्ट में मैंने जाके थोड़ा ट्विस्ट किया था कि एक्सक्लूडिंग क्या लेना है, कैपिटलाइज प्रॉफिट। बाकी सारे सेक्शन में इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट था। याद है, कैपिटलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि पास्ट में अगर आपने बोनस वगैरह इश्यू किए तो उसको आपको ऐड करके फिर चेक करना है कि आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है। आवड़ेगा के ऊपर से क्या, ठीक है ना। 222 कौन सा, ई या एफ, इन दोनों में से आ सकता है। दूसरा जो डिविडेंड होता है, मैंने आपको बोला था कि डिविडेंड के लिए मतलब मान लो शेयर्स में पैसा लगाने के लिए आपने लोन लिया, क्या लिया हुआ है, लोन। क्यों लिया वो सब जाने। तो मैक्सिमम डिडक्शन जो है ना, मैक्सिमम डिडक्शन वो 20% ऑफ डिविडेंड से ज्यादा नहीं मिलेगा। याद आ रहा है कि नहीं, थोड़ा दिमाग में जोर डालो। 20% से क्या होगा, ज्यादा डिडक्शन हम देंगे नहीं। अगर 20% से ज्यादा होगा तो डिडक्शन 20% ही देंगे, देंगे पर कितना देंगे, 20%। पर 20% से कम होगा तो जो एक्चुअल होगा वो देंगे। याद आ गया तुमको। गिफ्ट 56 to 10, तीन कैटेगरी में गिफ्ट को डिवाइड किया जाता है। एक होता है कैश गिफ्ट, एक होता है मूवेबल असेट, तीसरा होता है अनमूवेबल। कैश रहने दो, ठीक है ना, वो अभी समझ आ गया कैश में क्या होता है। कौन, हाँ हाँ कोई बात नहीं। जो एग्जाम में जा सकते हो, अगर आपको गूगल पे, चेक से कोई पेमेंट आपको मिला तो उसको हम लोग 50,000 से ज्यादा का कैश गिफ्ट मिला, कितने से ज्यादा, तो उसको पकड़ के टैक्सेबल कर देंगे। 50,000 एग्रीगेट देखना है। कैसे देखने का, एग्रीगेट। 50,000 एग्रीगेट आपको चेक करना। मूवेबल असेट में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि मूवेबल असेट में वॉच, टेलीविजन, ये सब कुछ नहीं आते हैं, पर्सनल इफेक्ट्स नहीं आएगी। मूवेबल असेट की डेफिनेशन वही है जो कैपिटल असेट की क्या है, डेफिनेशन। तो अगर आपको किसी ने मूवेबल असेट गिफ्ट में दिया है और अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो उसको भी हम क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। उस समय मैंने दो बाइफर्केशन आपको दिए थे, एक था कंसिडरेशन के साथ वाला और एक था कौन सा वाला, विदाउट कंसिडरेशन। तो अगर डिफरेंस 50,000 से क्या होगा, बोलो, 50,000 से क्या होगा ज्यादा, तो हम उसको टैक्सेबल करेंगे। दो कैटेगरी करना है, एक विद कंसिडरेशन और एक कौन सा, विदाउट। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ और अगर उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल करना। और उसमें एग्रीगेट नहीं करना है, उसमें ट्रांजेक्शन वाइज बोला था आपको, लिखवाया होगा कैसे करना है, एग्रीगेट करोगे कि ट्रांजेक्शन वाइज, याद रखोगे। तो गिफ्ट वाला पॉइंट आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। ओके, गिफ्ट अगर माइनर चाइल्ड को मिला होगा तो वो पेरेंट्स के हाथ में क्या हो जाएगा, क्लब, पर उसे 1,500 रुपए का एक एग्जाम्पशन आपको देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 1032। उसे 1,500 रुपए का एग्जाम्पन नहीं देने का अगर वो 115 बीएससी में टैक्स पे करता है तो। बताया तो था 1,500 रुपए किसका, हाँ 1,500 रुपए एक बालक का क्या, एकदम। बोले सर ये अलग अलग जगह पे अलग अलग लिमिट है बालक का, वो एजुकेशन अलाउंस में कितना है, 100 रुपए। इधर बालक का कितना है, 1500। इसमें कोई लिमिट है नहीं। आ रहा है तुमको समझ में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद आता है अदर इनकम। कैजुअल इनकम का क्या करें, बात नहीं। 30% क्या, फ्लैट। इसे टीडीएस प्रोविजन भी आता है, तो 30% टीडीएस क्या होगा, कट करेंगे हम लोग। कितना परसेंट, 30%। किसी तरह का कोई खर्चा माइनस मिलता नहीं। अगर हम अदर इनकम की बात करें तो मैंने लिस्ट आपको बोली कौन सी अदर इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, वो तो एग्जाम्प्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और द एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पनसेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ये पूरी लिस्ट है, इसको आपको ध्यान, क्लियर। दो तीन स्टूडेंट के डाउट हैं मॉड्यूल में से, ठीक है, एक आधे को मैंने रिप्लाई दिया था। मैं आपको बता देता हूँ, अगर जिन लोगों ने मॉड्यूल किया होगा उनको ये डाउट हो सकता है कि सर आईएफओएस का जो लॉस होता है उसका क्या करने का।
तो आईएफओएस का कैजुअल लॉस होगा ना, तो वो तो लैप्स हो जाएगा, ना सेट ऑफ होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा। अदर लॉसेस होंगे ना आईएफओएस के, वो सेट ऑफ हो जाएंगे बट कैरी फॉरवर्ड होंगे नहीं। क्या याद रखोगे? आईएफओएस के अदर लॉसेस जो होंगे वो क्या होंगे? सेट ऑफ हो जाएंगे बट वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, अनलेस वो ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस वाला होगा, तो वो 4 साल तक होता है। बाकी सारे आईएफओएस के लॉस जो होंगे वो सेट ऑफ होंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं। और कैजुअल लॉस तो क्या होगा? ना सेट ऑफ होगा ना carry forward। सट्टे में मान लो लॉस हो गया तो सट्टे में लॉस हो गया तो तुमको देखने, प्रॉफिट हुआ तो फिर हम देखेंगे ठीक है कितना नहीं। 30% क्या ले लेंगे? टैक्स ले लेंगे। तो लॉस हुआ तो क्या? तो लॉस हुआ तो उसका कुछ नहीं, प्रॉफिट हुआ तो सब कुछ। ये तुमको ध्यान दो, याद रखोगे। फैमिली पेंशन वाला एमसीक्यू में आ सकता है, अमेंडमेंट हुआ है इसलिए। 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन और 15,000 अगर बीएससी से ऑप्ट आउट किए, 1/3 और 25,000 विच एवर इज लोअर, इसका हम लोग क्या देंगे डिडक्शन। 4B आता है ना ये, 4B, क्वेश्चन नंबर 4B। तो 4A क्या आता है? कैपिटल। अभी आप देखोगे ना 3A मतलब किसका है? 3A हाउस, उसके साथ पीजीपी है, और 4B आईएफएस के साथ क्या है? कैपिटल। तो 3A उठाओ और 4B उठाओ, दोनों रिलेटिवली बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट उन दोनों के साथ जो सब क्वेश्चंस आते हैं वो क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े हैं। समझ में आया ना? तो पीजीपी या कौन सा? कैपिटल गेन। तो यू हैव टू मैनेज दैट पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको कंपलसरी जैसा ही है, क्योंकि वो तो बहुत सिंपल होता है, तो यू कैन अटेंड। आपको 3 और 4 में देखना पड़ेगा कि कौन से में जाना है, कैपिटल गेन वाला में जाना है, पीजीपी में जाना है। अगर दोनों ही क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत अच्छे से तो दोनों में ही चले जाना है। तो फिर बचा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5, वो टोटल इनकम वाला है और एक सेट ऑफ वाला, वो अपने ब्रेक के बाद कर। देन वी विल स्टार्ट विद द वर्ड आईडीटी। उससे पहले कस्टम्स करवाऊंगा, फिर बाद में वो सेक्शन नंबर 7 से लेकर 9 तक, फिर टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो बाद में डिस्कस करते हैं। अभी तुम ब्रेक ले लो तो थोड़ा दिमाग को क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। डन ना? अपने मिलते हैं। आपका एग्जाम कब तक है? हाँ वो समझ गया मैं। 2:45 को मिलते हैं, ओके ना? 2:45। अपन वो इतना लंबा ब्रेक करूंगा तो फिर पूरा खत्म नहीं होगा, तो आपको एक लेक्चर तो मिस करना ही पड़ेगा। 4 बजे तक तो मैं कैसे ब्रेक लूँ? फिर 4 से 6:30 7 बजे तक तो डीटी खत्म होगा, तो फिर आईडीटी के लिए बाद में मिलना पड़ेगा। बोलो करना है ऐसा? आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। तुम 4:30 बोलो, 4:30 चालू करते हो, मेरे को कुछ नहीं। रिकॉर्डेड देख लेना ना, वैसे भी देखना ही पड़ेगा रिकॉर्डेड।